बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और फ़ज़ल बारी ताला मैं भी खैरियत से हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इंडोनेशिया की वीडियो बनाई थी, इंडोनेशिया का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान से, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप डिटेल से थोड़ा बताएं। और स्पेशली मुझे ये कमेंट्स ज़्यादा मिलने को मिले कि यार आप मैरिज के बारे में बताएं, हमने वहाँ जाके शादी करनी है, वहाँ जाके हमने मैरिज करनी है, तो वो कैसे की जा सकती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन कॉल्स भी की, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए, कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने मुझे है इस चीज़ पे मुझे मतलब है कि उकसाया कि मैं इस पे वीडियो लाजमी बनाऊं। तो मैं आज हाज़िर हूँ इसी वीडियो के लिए कि आपको मैं बताऊं कि इंडोनेशिया के वीज़े की कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं फ़ीस के हवाले से। पहले फ़ीस जमा होती थी जाके काउंटर पे, अब फ़ीस जमा होती है बैंक के थ्रू। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में फिर से आपको बता देता हूँ कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट, और वैलिड होना चाहिए 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ वो वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम। और उसके अलावा उस पर 2 पेजेस खाली होने चाहिए। अगर आप पहले पासपोर्ट पे वीज़े हैं और पेजेस आपके 2 होने चाहिए खाली कम से कम। उसके अलावा आपके 2 फॉर्म आपने मतलब है कि डाउनलोड कर लेने वेबसाइट से, इंडोनेशिया वीज़ा की जो वेबसाइट है वहाँ से 2 फॉर्म आपने, सेम फॉर्म होंगे, सेम को 2 दफ़ा फिल अप करना है। उसके साथ आपको NIC की कॉपी, अपनी जो है नेशनल ID कार्ड की कॉपी देनी होगी, उसकी कॉपी करानी होगी। और फर्स्ट 3 पेजेस, ये पासपोर्ट के जो 3 पेजेस होते हैं ना, ये आप देखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये साइन वाला जो पेज होता है, ये इन 3 पेजेस की भी आपने कॉपी करनी है, ताकि ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फ़िलअप करनी है। मैं आपको रिक्वायरमेंट आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आपको समझ नहीं आती वहाँ पे आप नोट कर लें, ठीक है। उसके अलावा जो है, आपने अगर पहले विज़िट किया हुआ है तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया हुआ तो पहले विज़िट की कॉपी भी आपने देनी होगी इंडोनेशिया, अगर आपका पहले वीज़ा लगा हुआ है। अगर फ्रेश जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आइटेनरी है, होटल बुकिंग होती है और टिकट होता है, वो आपको कोई भी ट्रैवल एजेंसी वाला बना के दे देगा। बैंक स्टेटमेंट आपका लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। अगर उसमें ट्रांजेक्शनें ज़्यादा हैं तो 4 से 5 मंथ का भी चल जाता है। अगर ट्रांजेक्शनें कम है तो लास्ट 6 मंथ का लाजमी होना चाहिए। और उसमें मिनिमम बैलेंस, लोग कहते हैं कितना होना चाहिए, कम से कम मैं कहता हूँ कि आपके पास मिनिमम 2 से लाख से अबव पैसे हों, 2 लाख से कम ना हो, 2 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, कम ना होने चाहिए। इसमें जो बैलेंस रखा हो आपका वीज़ा अप्लाई करने से पहले, तो ये जो है ना मेन रिक्वायरमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट आपका देखा जाता है, ठीक है। और ये जितनी भी कॉपीज़ आपने लगानी है A4 पेज में लगानी है, आपने A4 पेज यूज़ करना है, चाहे वो NIC की कॉपी हो, चाहे वो आप पासपोर्ट की कॉपी लेके जाए, A4 पेज आपने यूज़ करना है, ठीक है। और आपने स्टेपलर नहीं करना, इसको बग़ैर स्टेपलर आपने लेके जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को। और आपने कवरिंग लेटर एक बनाना होगा। आप कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर वो होता है जैसे कि आप बिज़नेस करते हैं तो आपका एक लेटर हेड बना होगा किसी भी नाम से, जैसे आपकी कंपनी है, तो आपने उस लेटर हेड पे अपनी मेंशन करना है, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ और मैं इसलिए विज़िट करने जा रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, काइंडली मुझे वीज़ा दिया जाए, बस। उसमें पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह मेंशन कर लिया जाता है, ये कवरिंग लेटर है। और सेम इसी तरह जॉब लेटर, अगर आप जॉब करते हैं उस कंपनी के लेटर हेड पे आप यही चीज़ मेंशन करेंगे। और जॉब लेटर आपने लिखना है, मेरी इतनी सैलरी है, मैं जॉब करता हूँ XYZ। ये आपका कवरिंग लेटर होता है, जो मेन पर्पज़ मैं कहता हूँ कि आपका शो करता है वीज़े के लिए। वीज़ा ऑफिसर आपको उस पे आप पे एक बैंक स्टेटमेंट और कवरिंग लेटर को देख के आपको वीज़ा दे देता है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स जो है मैंने आपको बता दी हैं। पिक्चर्स भी आपके पास होनी चाहिए। एक दफ़ा मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, उसके अलावा 2 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अलावा कॉपीज़ 1 से लेकर 3 पेजेस पासपोर्ट की, उसके अलावा आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा बुकिंग, होटल बुकिंग और टिकट जो है कि रिज़र्वेशन होती है, सिर्फ टिकट की रिज़र्वेशन होती है, वो होनी चाहिए। होटल बुकिंग भी रिज़र्वेशन होती है, वो आपको होटल बुकिंग वगैरह और टिकट की रिज़र्वेशन ट्रैवल एजेंट करके देगा। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिज़नेस वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आपके NTN हो गए और उसके अलावा आपके रिटर्न फाइल्स वगैरह होती हैं, वो आपको चाहिए होंगे बिज़नेस वीज़े के लिए। अलबत्ता उसके लिए आपको नहीं चाहिए अगर आप सिंगल टूरिस्ट वीज़े के लिए जा रहे हैं, ठीक है।
और उसके लिए आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स लाजमी अरेंज करके देंगे तभी आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा, तो बात करते हैं वीज़ा कैटेगरीज़ की। वीज़ा कौन सी कैटेगरीज़ का आपको मिलेगा? आप देखें, अगर फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करेंगे जिसकी फ़ीस है $50। पहले वीज़ा फ़ीस जमा होती थी काउंटर पे, अब लेकिन वो बैंक में जमा होगी, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जब जमा हो जाएंगे आपको काउंटर से स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आपने लेके जानी है और वो बैंक में फ़ीस जमा करानी है और उसकी जो कॉपी होगी, मतलब है कि उसकी रसीद जो होगी, वो रसीद आपने सेकंड टाइम जाना है 2:30 से लेकर 3:30 बजे के दौरान, जो सेकंड हाफ पासपोर्ट रिसीविंग का टाइम होता है उस टाइम आपने जाके वो फ़ीस डिपॉजिट करानी है सेम डे पे। ये थोड़ी सी इन्होंने चेंजेस की है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया लोगों के लिए, क्योंकि पहले साथ ही फ़ीस जमा हो जाती थी डॉक्यूमेंट्स के साथ। पहले डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, फिर आप जाएंगे बैंक जाएंगे, फिर उसके बाद रसीद आपको सेकंड टाइम फिर आना पड़ेगा कौंसलेट या एम्बेसी और फ़ीस जमा करने के लिए $50 की जो फ़ी आपने जमा की होगी बैंक के थ्रू, और फ़ीस बैंक में डॉलर के थ्रू आप डॉलर ही जमा करेंगे, किसी भी फ़ॉरेन एक्सचेंज से डॉलर लेंगे $50, वही आपको जमा करने होंगे बैंक में, और उसकी रसीद आपको सेकंड टाइम 2:30 से लेकर 3:30 बजे जाना होगा और वो जमा करानी होगी। ये चेंजेस हुई हैं थोड़ी सी, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं हुई, रिक्वायरमेंट में फ़ीस भी वही है। अच्छा, आप मल्टीपल वीज़े की फ़ीस $110 है और लिमिटेड स्टे वीज़े की फ़ीस है $150। मल्टीपल 1 साल के लिए वीज़ा होता है जिसमें आप 1 साल में जितनी दफ़ा जाना चाहें आप जा सकते हैं, और लिमिटेड मतलब है कि वीज़े का आप कम से कम 60 दिन वहाँ स्टे कर सकते हैं आप उसमें। और सिंगल एंट्री जो होता है उसमें भी आप 60 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन आपको जो वीज़ा मिला होगा ना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यह है इंडोनेशिया का वीज़ा, इस पर मुझे 14 दिन की एंट्री मिली है, 14 दिन की, ठीक है, 14 दिन की एंट्री मिली है। मतलब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 10 दिन का और मुझे उन्होंने 14 दिन की एंट्री दी कि आप 14 दिन वहाँ स्टे कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यार 14 दिन से ज़्यादा रहना चाहता हूँ, तो अब मुझे 14 दिन से ज़्यादा के लिए वहाँ वीज़ा रिन्यू के लिए जाना पड़ेगा। जो वीज़ा रिन्यू होगा वो मेरा 30 दिन का होगा और 3 दफ़ा मैं वीज़ा रिन्यू करा सकता हूँ वहाँ पे रहते हुए। तो ये है फ़ायदा, आपको वीज़ा रिन्यू हो सकता है। और मल्टीपल में आप 60 दिन मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं और 60 दिन के बाद आप रिन्यू नहीं करा सकते, आपको वापस आना होता है। और 1 साल में आप जितनी दफ़ा जाना चाहें, मतलब एग्ज़िट होके फिर आप आ सकते हैं इंटर होने के लिए। और लिमिटेड स्टे वीज़ा $150 का है, उसमें आप 1 साल तक स्टे कर सकते हैं इंडोनेशिया में। लिमिटेड स्टे का वीज़ा जो है उसकी तफसीलात मैं आपको किसी अलग से वीडियो में बताऊंगा, वो किस पर्पज़ के लिए मिलता है और कैसे लिया जा सकता है, वो अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सारी मालूमात थी वीज़े के बारे में। कुछ चीज़ें शायद रह गई थी पिछली वीडियो में, वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। और कुछ लोग कहते हैं यार हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या कुछ नहीं है या नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो मेरे ख़्याल में आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ है, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स की तो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, ठीक है, अच्छी सजेशन दूंगा। आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये बिज़नेस व्हाट्सएप मेरा नंबर है, तो काइंडली सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के लिए ही मुझे मैसेज कीजिएगा, वॉइस मैसेज कीजिएगा या लिख के कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये थी वीज़े की मालूमात और 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाता है, ठीक है। और सिंगल एंट्री वीज़ा जो होता है B211A इसकी कैटेगरी होती है। ये वीज़ा आपका एक्सटेंड हो सकता है B2011। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको पासपोर्ट दिखाने का मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा सही से गाइड कर सकूँ कि कौन सा वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। ये आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, अगर ये कैटेगरी का आपका वीज़ा है तो ये एक्सटेंड हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी है तो वो एक्सटेंड आपका नहीं होगा। तो ये हो गई वीज़े की मालूमात। तो अब चलते हैं मैरिज के बारे में कि यार बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने शादी करनी है इंडोनेशिया में, तो किस तरह की जा सकती। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ मैरिज की मालूमात, जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो मेरे साथ वीडियो आखिर तक आपने देखनी है और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया मेरा चैनल तो ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो
आसानी से मिल सके मेरी। तो अब आते हैं जनाब, मैरिज किस तरह आप कर सकते हैं इंडोनेशिया में, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको पाकिस्तान से और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इंडोनेशिया में। तो पहली बात है कि सबसे पहले अगर आप शादी जिससे करना चाहते हैं, मेरा मशवरा दे रहा हूँ कि आप उसी का स्पॉन्सर लेटर मंगवाएं वीज़े के लिए। आप उसी स्पॉन्सर लेटर पे ही वीज़ा लगवाएं और आपका जो टूरिस्ट वीज़ा लगेगा उसी स्पॉन्सर लेटर के ब्याह पे लगेगा, तो वो फिर आपके लिए आसानी होगी डॉक्यूमेंट से टेंशन, मगर डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा वहाँ पे ख्वारी ना करनी पड़े इंडोनेशिया में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो चाहिए होंगे, सबसे पहले जो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट का रूल है वो ये है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। मतलब है कि मुस्लिम होना ज़रूरी है मुस्लिम से शादी करने के लिए। तो एक रूल तो ये है कि आपको मुस्लिम होना ज़रूरी है किसी भी मुस्लिम से शादी करने के लिए, और लड़की की उम्र कम से कम 16 साल से ज़्यादा हो, 16 साल से ज़्यादा हो, और लड़के की उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए, 19 साल से कम ना हो जिसने शादी करनी है। ये रूल के मुताबिक जो इंडोनेशिया का लॉ है वो ये कहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सिंपल है। आपके कापी होनी, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, और एक तीसरे नंबर पे जो चीज़ चाहिए होगी नॉन इम्पेडिमेंट मैरिज सर्टिफिकेट। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ना बहुत अहम होगा आपके लिए। ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? ये सर्टिफिकेट आपको जब आप जकार्ता जाते हैं, आपको जकार्ता में पाकिस्तान की एम्बेसी होगी जो, वो आपको ये सर्टिफिकेट देगी। लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वेरिफ़िकेशन आपकी होगी पाकिस्तान में नादरा से, और जगह जगह जाके आपकी वेरिफ़िकेशन होगी और फिर आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा एम्बेसी से, और वो फ़ीस भी लेते हैं मेरे ख़्याल में। आप कितनी फ़ीस लेते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है, वो जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान एम्बेसी में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। ये बहुत ही अहम सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट ना हुआ तो आपकी कानूनी तौर पे शादी नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप डिवोर्स हैं, पहले आप शादीशुदा हैं और उसकी डिवोर्स हैं, तो डिवोर्स की भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने होंगे। पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर, और आपको अपनी भी देनी होंगी, जो आपकी फियांस हैं, जो आपकी मंगेतर है, उसकी भी आपको पिक्चर्स लगानी होंगी। अगर आप पहले से वहाँ मौजूद हैं और जॉब करते हैं तो आपको वहाँ की मालूमात होगी, नहीं है तो आपको पता है वहाँ के टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देनी होंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, आपको वहाँ पुलिस का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पुलिस सर्टिफिकेट स्पेशली जो आपकी मंगेतर है उसको अरेंज करना होगा, वो अरेंज करेगी, ताकि कोई वहाँ पे क्राइम वगैरह XYZ, मतलब है कि जो होता है एक सर्टिफिकेट पुलिस का, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अच्छा जी, जितने डॉक्यूमेंट्स आप देंगे इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए इंडोनेशियन लैंग्वेज में। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन आप करके लेके जाएंगे, और आपका निकाह वहाँ के जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा, रजिस्ट्री ऑफिस में होगा वहाँ की। ऐसे नहीं होगा जैसे यहाँ पे हम 2 गवाह बुला लेते हैं और ने मौलवी साहब को बुला लिया, निकाह हो गया। ऐसा वहाँ पे गवर्नमेंट आपके निकाह को एक्सेप्ट नहीं करेगी कानूनी तौर पे। तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्री ऑफिस होगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, तहसील, यूनियन, कौंसिल जो भी है, वहाँ पे आपको जाके अपना निकाह रजिस्टर कराना होगा। 2 गवाहों की भी कॉपीज़ वगैरह वो आपके जो वहाँ पे फियांस होगी वो अरेंज कर लेगी, 2 गवाह, और वो आप उसकी कॉपीज़ वगैरह और उनके डॉक्यूमेंट्स भी NIC वगैरह के लगेंगे। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बता दिए हैं। वहाँ पे पैसे देखें आपके लगेंगे थोड़े बहुत, इतने नहीं लगेंगे। जैसे कि एजेंट आपसे कहेंगे 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, हम आपकी शादी कराते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपके थोड़े बहुत पैसे लगेंगे जो यूनियन कौंसिल या वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में देने होंगे, निकाह वगैरह की बुक वगैरह आपको मिलेगी। उसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, और ये आपको ये नॉन इम्पेडिमेंट सर्टिफिकेट जो होगा ये अपने कौंसलेट से, वहाँ जो अपना पाकिस्तानी जो सफारत खाना है वहाँ से मिलेगा, वो थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे नहीं लगेंगे, बहुत मामूली पैसे लगेंगे, और आपके ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप कानूनी तौर पे शादी कर सकेंगे। तो ये जो मेन रिक्वायरमेंट्स थी मैंने आपको बता दी हैं। मेन तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको जो है स्क्रीन पे या फिर आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा, ताकि आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ लें आप, और जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जाएं। और अगर आपने शादी करनी है
तो वहाँ पे शादी करें। और पासपोर्ट, अच्छा लोग पूछते हैं कि यार हमने वहाँ शादी के कितने अरसे बाद हमें पासपोर्ट मिल जाएगा या आईसी मिल जाएगी वहाँ की। देखें, अगर आप मुसलसल वहाँ 5 साल रहते हैं शादी करने के बाद, पाकिस्तान नहीं आते, किसी भी कंट्री एग्ज़िट नहीं करते इंडोनेशिया से, तो आपको 5 साल के अंदर पासपोर्ट वहाँ की आईसी मिल जाएगी, मतलब है कि नेशनलिटी मिल जाएगी आपको 5 साल के अंदर। अगर आप कहते हैं नहीं यार पाकिस्तान जाना है, फिर उसके अलावा कहीं चले जाते हैं किसी काम के सिलसिले में, इंडोनेशिया से एग्ज़िट हो जाते हैं अगर, तो फिर आपको 10 साल लग सकते हैं। कम से कम 10 साल बाद आपको फिर पासपोर्ट और आईसी मिलेगा। आईसी तो आपको 5 साल के अंदर शायद मिल जाए, लेकिन पासपोर्ट आपको 10 साल बाद ही मिलेगा। तो ये मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने अगर मुसलसल 5 साल रहेंगे तो आपको पासपोर्ट, नेशनलिटी, हर चीज़ मिल जाएगी। और फिर इंडोनेशिया की नेशनलिटी के क्या फ़ायदे होते हैं वो आप ही बेहतर जानते हैं, शादी आपने करनी है। लेकिन इसके फ़ायदे ये होते हैं कि पासपोर्ट थोड़ा सा हमसे स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, और स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होने की वजह से जापान, कोरिया वीज़ा ऑन अराइवल दे देता है। और छोटे मोटे कंट्रीज़, हांगकॉन्ग हो गया, ये भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देगा। और छोटे कंट्रीज़ मलेशिया, ये सारे ऑन अराइवल वीज़ा है, वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पासपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो उसके अलावा भी इंडोनेशिया में आप कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इतने मुश्किल नहीं है कारोबार करना। और अच्छा खासा मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं वहाँ बिज़नेस करते हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी सारी वहाँ पे बिज़नेस कर रही है, और आप भी कारोबार कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और शादी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता दी है, सारी जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो बता दिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए होंगे तो वो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा डॉक्यूमेंट्स की कोई लिस्ट रह गई होगी। और कुछ अगर मुझसे मालूमात मिस हो गई तो माज़रत चाहता हूँ। मज़ीद मालूमात जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा, वेबसाइट विज़िट कर लें, आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए वो आप मुझसे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और उसके अलावा अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से सारी एम्बेसीज़ बंद हैं, और कोरोना वायरस की वजह से काम रुका हुआ है, फ़्लाइट्स भी नहीं चल रही पाकिस्तान से। तो आई होप जल्दी से जल्दी ये खुल जाएगा इंशाल्लाह इंडोनेशिया। मैंने भी जाना है इंशाल्लाह इंडोनेशिया दोबारा, और इंडोनेशिया के बारे में मज़ीद मालूमात मैं इंडोनेशिया जाके आपको दूंगा इंशाल्लाह। जैसे ही वीज़े प्रोसेस खुलेगा, वीज़ा खुलेगा, टिकट्स खुलेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात दूंगा। तो आप अपनी तैयारी कर लें, अगर आपने जाना है डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, और जैसे ही सारा सिस्टम ओपन होगा तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा अप्लाई करना होगा, वीज़ा अप्लाई करके टिकट लेना होगा, और आपने चले जाना होगा इंडोनेशिया, और एंजॉय करें अपनी लाइफ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको ईज़िली मिल सकें। और घंटी के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।